Good morning, students. Now, today we are discuss the chapter third in development features, problem, and policies of agriculture. Features, problems, and policies of agriculture. First of all, we have discussed what we mean by agriculture. Agriculture means cultivation of land to produce crops, that is known as agriculture. अब इसमें इस चैप्टर में हम कुछ फीचर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं और पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इसमें के इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जो भी जीडीपी है उसमें सबसे बड़ा जो प्रीवियस हम बात करें इंडिपेंडेंस, तो सबसे बड़ा योगदान किसका रहता था, एग्रीकल्चर का। बट इस समय जो है लगभग कितना है 17.4% अभी भी जीडीपी में जो है कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का। पहले कितना था 51% बिफोर इंडिपेंडेंस, उस समय ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकला तो जितनी भी सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर थे धीरे धीरे एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर जो है धीरे धीरे उधर शिफ्ट होता चला गया और उसमें कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। अगर हम देखें कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था तो अब कम है, इसका मीनिंग ये नहीं कि जीडीपी। अब इसमें क्या मीनिंग ये है कि जीडीपी ही जो है वो इंक्रीज कर रही है, किसके थ्रू इंक्रीज कर गई, मतलब सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर। सप्लाई ऑफ वेस्ट गुड्स। वेस्ट गुड्स की बात हम करें तो जितनी भी लाइफ के लिए नेसेसिटीज हैं वो भी प्रोवाइड कौन करवाता है, एग्रीकल्चर। जैसे राइस, व्हीट, पल्सेस, मेज, बाजरा, ऑयल सीड्स, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हमारी टोटल पॉपुलेशन के लिए वो प्रोवाइड कौन करवाएगा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बिना ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। थर्ड वन है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत बड़ा सोर्स जो है एम्प्लॉयमेंट का एग्रीकल्चर में, बहुत सारे लोग जो है इन्वॉल्व रहते हैं। हमारा लगभग 50% पॉपुलेशन जो है वो किसमें इंगेज है, एग्रीकल्चर में। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट है जो है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए, लाइक शुगर केन हो गया, जूट हो गया, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं, तो इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का भी जो अवेलेबल है वो कौन करवाता, प्रोवाइड कौन करवाएगा, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। एक तो रॉ मटेरियल उसको प्रोवाइड करवाएगा, दूसरा जो उनके फिनिश्ड गुड्स हैं इंडस्ट्रीज के वो भी कौन लेगा, एग्रीकल्चर। किस टाइप से लेगा, जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, जितनी भी इम्प्लीमेंट्स हैं, जितनी पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये सारे की डिमांड कौन करेगा, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर नहीं होगा तो ये सारी इंडस्ट्रीज की जो फाइनल गुड्स है वो इसमें डिमांड इनकी नहीं होगी। फिर है कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। और क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। लगभग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री जो है एक्सपोर्ट स्टूड कितना 11.76%। इंडिया एक्सपोर्ट टी, जूट, कैश्यूनट, ये सारे की जितनी भी इस टाइप की चीज़ें हैं ये कौन एक्सपोर्ट करता है, इंडिया करता है फॉरेन कंट्रीज में, टोबैको, कॉफी, स्पाइसेस। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड में भी बहुत बड़ा इनका योगदान है। डोमेस्टिक ट्रेड जितना भी हमारा इन द कंट्री है, मीन्स बिटवीन द कंट्री, इसमें क्या क्या ह्यूज एक्सपेंडिचर इंडिया इज इंकर्ड ऑन द परचेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। जितने भी लोग हैं वो फार्म प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो वो सारा का सारा ट्रेड क्या है, इंडियन इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है। इसके बाद है सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। जितने भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट समझ रहे हैं हम लोग, ट्रांसपोर्ट का मीनिंग जितने भी आपका रेलवे चाहे वो रेलवे को भी ये काम देगा, ठीक है, ट्रक हो गया, इस टाइप का जितना भी ट्रांसपोर्ट है, जितना भी बल्क कैरियर्स हैं, बल्क कैरियर में हैवी कैरियर जितने भी इधर से उधर सामान जाएगा, ठीक है, तो उसको भी जो सर्विस प्रोवाइड करवाएगा या उनको काम देने का काम है वो किसका है, एग्रीकल्चर का। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह गुड्स जाना है, ठीक है, और वहाँ से आना, ये सारा का सारा इन्हीं का ही काम है। नेक्स्ट है इसमें वेल्थ ऑफ द नेशन। और जितनी भी लैंड है वो क्या है, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर सॉरी जो है
वो पूरी की पूरी वेल्थ जो है, लैंड है, जमीन है, वो किसकी वेल्थ है? कंट्री की। तो इस वजह से ये हमारी क्या है? पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर के, ये हमने डिस्कस किए। इसके बाद फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की, क्या क्या फीचर्स है इंडियन एग्रीकल्चर के? सबसे पहले लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर। तो पर हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पे हमारा जो है, हम कंपेयर करें फॉरेन कंट्रीज से तो हमारा काफ़ी हद तक कम है। अगर हम चाइना यूएसए से कंपेयर करें तो हमारा राइस भी कम है, वीट भी कम है, मेज भी कम है। जैसे अगर हम इसकी पॉइंट्स पे ले हम इनको, या फिगर इसका हम डिस्कस करें तो फिगर क्या, राइस जो है इंडिया में जो है प्रोडक्टिविटी टन्स आउटपुट जो पर हेक्टेयर है वो कितना 3.6 है। चाइना में 6.8 मीन्स डबल से भी ज़्यादा है, ठीक है। वियतनाम 5.8, वर्ल्ड एवरेज जो है 4.5 है, बट हमारी वर्ल्ड एवरेज से भी राइस का आउटपुट जो है पर हेक्टेयर वो कम है। वर्ल्ड एवरेज जो है वो 4.5 है, बट हमारा जो एवरेज है वो कितना है 3.6 है राइस का। वीट का इंडिया का 3.1 है, चाइना 6.5, यूके 9 एंड वर्ल्ड एवरेज जो है 3.3 है। तो इसमें भी हम वर्ल्ड एवरेज से वीट में भी पीछे हैं। वर्ल्ड एवरेज 3.3 है, बट इंडिया का कितना 3.1। इसके बाद मेज की बात करते हैं, इंडिया का कितना 2.6, बट एवरेज वर्ल्ड एवरेज कितना 5.6। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वर्ल्ड एवरेज 5.6 है और यूएसए में सबसे ज़्यादा मेज हो रहा है 10.7। उसके हमारा मेज हमसे लगभग कितना है 4 या 5 गुना हमसे ज़्यादा प्रोडक्शन आउटपुट होता है पर हेक्टेयर के हिसाब से यूएसए में। नेक्स्ट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स एग्रीकल्चर में, और ये क्या चीज़ है कि बहुत सारे लोग जो है वो एग्रीकल्चर में ही लगे रहते हैं। तो इसके अगर वो चाहें तो उसके अलावा और भी काम कर सकते हैं, लेकिन जितने फैमिली मेम्बर्स हैं वो इसी में ही इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंड है? रेनफॉल पे। रेनफॉल अगर रेन अच्छी हो जाएगी तो आउटपुट अच्छा हो जाएगा, रेन अच्छी नहीं होगी तो आउटपुट जो है अच्छा नहीं होगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास प्रॉपर इरिगेशन के जो फैसिलिटीज है वो नहीं है। नेक्स्ट है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जो हम अपने आप के लिए ही उगा रहे हैं, मीन्स सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। एक कमर्शियल है, कमर्शियल मीन्स जो हमारे पास सरप्लस बच रहा है उसको बेच रहे हैं, बेच के ना करके हम जितनी भी हमारा फार्मिंग हो रही है उसको हम अपने लिए ही उगा रहे हैं और अपने लिए ही रख रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट है लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, और हमारे पास मॉडर्न इनपुट्स भी नहीं। इनपुट मीन्स जो भी हमें उसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का या टेक्नोलॉजी का या हाई वैरायटी इस टाइप का जितना भी यूज़ करना है वो हमारे पास अभी भी अवेलेबल उस टाइप की चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट है स्मॉल होल्डिंग। स्मॉल होल्डिंग मीन्स जो हमारी होल्डिंग है, मीन्स जो हमारे पास ज़मीन है उसको क्या छोटे छोटे पीसेस में, छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। तो उस वजह से उसमें उतना आउटपुट नहीं हो पाता जितना कि अगर बड़े प्लॉट में होगा उसमें आउटपुट ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन स्मॉल होल्डिंग में इतना आउटपुट नहीं हो पाता है। और उसकी वजह क्या है कि उसमें प्रॉपर मशीन्स यूज़ नहीं हो पाती हैं, प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो पाता, इस वजह से उसका आउटपुट जो है वो भी कम रहता है। नेक्स्ट है इसमें लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। लैंडलॉर्ड कौन होता है? जो जमीन का मालिक है, और टेनेंट मीन्स जो उसको कल्टीवेट कर रहा है, मीन्स जिसने उसको टेनेंट मीन्स किराए पे ले रखा है। तो इनके जो कॉन्फ्लिक्ट है वो होता क्या है? मोस्टली लैंडलॉर्ड चाहता है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता रहे, चाहे टेनेंट को बच रहा है चाहे नहीं बच रहा है। तो इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी मीन्स जो भी ओल्ड टेक्नोलॉजी है उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा अभी तक चल रहा है, उसमें कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ नहीं हो रही है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। प्रॉब्लम्स क्या क्या है इंडियन एग्रीकल्चर में? सबसे पहले हमने डिस्कस किया इंपोर्टेंस, सेकंड किया फीचर्स, कि फीचर्स क्या है। नेक्स्ट वन है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सबसे पहले जो है प्रॉब्लम क्या? परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। पहले भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि पूरा का पूरा डिपेंड अपॉन किस पे? रेनफॉल पे। अभी भी हमारे पास मीन्स ऑफ इरिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, ना होने की वजह से हम किस पे डिपेंड रहते हैं? रेन पे। अगर रेन अच्छी होगी तो आउटपुट अच्छा होगा। जैसे कोई भी हमारा गवर्नमेंट जैसे स्टेटमेंट देती है कि अगर मानसून अच्छा हो जाता है तो गवर्नमेंट ये स्टेटमेंट देती है कि हमारी जीडीपी अच्छी होगी। जीडीपी अच्छी होने का मीनिंग क्या है? कि हमारा आउटपुट जो है वो ज़्यादा होगा।
आउटपुट ज़्यादा होगा जब रेन अच्छी होती है, मानसून अच्छा होता है तो आउटपुट ज़्यादा होता है, मानसून अच्छा नहीं होता है तो आउटपुट भी अच्छा नहीं होता है। तो इट मीन्स कि परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन की जो है लैक है, मीन्स फैसिलिटीज नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस वजह से बहुत सारा एरिया जो है वो इरिगेट नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जो आउटपुट है जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। फिर डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस में जितने भी फार्मर्स हैं उनको फाइनेंस की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती। वो अभी भी किस पे डिपेंड है, महाजन हो गए या जितने भी इस टाइप के मीन्स मनी लेंडर्स हो गए जो हाई रेट पे इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं विलेजेस में या फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को, तो उनको उसी में अभी वो उसकी चंगुल में फंसे रहते हैं। वो ऐसा करते हैं कि जितना उनसे लिया उतना ब्याज बन जाता है, फिर उनको उतनी फसल दे दी, फिर आगे उनका जो है स्टार्ट हो जाती है ब्याज, तो वो उसी में ही रह जाते हैं, उसको आगे कुछ भी जो है डेवलपमेंट अपना नहीं कर पाते हैं। फिर कन्वेंशनल आउटलुक मीन्स जिस टाइप का पीछे फार्मिंग हो रही है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कोई भी नया उसमें से नहीं सोच रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी लाए या नई फार्मिंग के तरीके से उसको किया जा सके। स्मॉल एंड स्कैटर्ड जो हमने अभी डिस्कस भी किया, स्मॉल एंड स्कैटर्ड। स्मॉल मीन्स जो स्मॉल होल्डिंग्स है और स्कैटर्ड मीन्स जगह जगह। तो जगह जगह जितनी भी हमारी ज़मीन है तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि हम उसका प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं कर पाते हैं, उसको लेवल नहीं कर पाते हैं, स्मॉल होल्डिंग्स हैं तो उसमें आउटपुट जो है पूरा नहीं ले पाते हैं। तो जितनी भी हमारी ज़मीन होती है वो क्या है, तो स्मॉल है और दूसरी जगह जगह है स्कैटर्ड है। हर जगह मतलब कई जगह पे एक ही हमारा अगर थोड़ी ज़मीन है तो कई जगह पे थोड़ी थोड़ी होगी। एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशंस और क्या है, एक्सप्लॉयटेटिव में सोशल किसका होता है, जितने भी एग्रेरियन रिलेशंस में टेनेंट और दोनों का जो रिलेशन है वो क्या है, एक्सप्लॉयटेटिव। उस अभी जैसे हमने डिस्कस भी किया कि टेनेंट को चाहे बचे ना बचे लेकिन जो लैंडलॉर्ड है वो अपना पूरा का पूरा उससे जितना भी उसने कह रखा है उतना उसको पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो चाहिए। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम नहीं है। जैसे फसल तैयार होगी, हार्वेस्टिंग होगी, उसकी फसल तैयार हो जाएगी तो तैयार होकर उसको बेचने का कोई भी अच्छा प्रॉपर साधन नहीं है, ना तो उसको किसी प्रॉपर मंडी में जा पाता है ना कहीं में जा पाता। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकॉनमी, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब नेक्स्ट है आपका एग्रेरियन रिफॉर्म्स और रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। रिफॉर्म्स मींस क्या क्या होता है, चेंजेस, कि चेंजेस क्या क्या हुए इससे रिलेटेड। तो जो चेंजेस हुए वो क्या है, एक टेक्निकल चेंजेस हुए, इंस्टीट्यूशनल हुए और जनरल हुए। तो सबसे पहले क्या है टेक्निकल, अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें टेक्निकल में क्या है, पहले यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का मीनिंग क्या है कि पहले जो यूज होते थे वो सीड्स होते थे, उनकी जो एवरेज है या उनकी यील्ड बोले हैं, यील्ड मींस पैदावार है, वो बहुत कम आती थी। लेकिन जैसे जैसे चेंजेस आए, टेक्निकल फॉर्म्स आए, तो उसमें हाई यील्ड वैरायटीज को जो है वो किया गया कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेज हो गया, ज्वार हो गया आपका, ठीक है, कॉटन हो गया, तो इनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। In 2016-17, nearly 6,20,743 quintals of certified seeds were distributed among the farmers in different parts of the country. इतना certified seeds जो है वो distribute हुआ among the country. नेक्स्ट है इसमें यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। टेक्निकल फॉर्म्स में है यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। जैसे पहले जो है केमिकल्स का या फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज हुआ और टेक्निकल रिफॉर्म्स आए तो क्या क्या उसमें यूज हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर्स का। तो इन 2017-18 नियरली 265.9 लाख टन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वर यूज्ड। इतनी जो है फर्टिलाइजर लास्ट मीन्स 2017-18 में यूज हुई है। नेक्स्ट है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। इसके बाद टेक्निकल रिफॉर्म्स में ये है कि इंसेक्टिसाइड का यूज होना, पेस्टिसाइड्स का किसके लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, अपनी क्रॉप को, क्योंकि उसमें इंसेक्टिसाइड का छिड़काव होगा, स्प्रे होगी, ठीक है, पेस्टिसाइड्स की होगी, तो जितने भी उसमें कीड़े लग रहे हैं वो नहीं लगेंगे तो प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, और उसका साइंटिफिक तरीके से फार्मिंग जो कर रहे हैं या कल्टीवेट कर रहे हैं या सॉइल को तैयार कर रहे हैं वो एक टेक्निकल तरीके से कर रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि क्या हमें उसको सॉइल किस तरीके से तैयार करनी है, पहले क्वालिटी ऑफ सॉइल,
प्रेपरेशन ऑफ सॉयल, किस तरीके से सॉयल को प्रिपेयर करना है, रोटेशन ऑफ क्रॉप रोटेशन का मीनिंग क्या है कि एक ही फसल एक ही फील्ड में बार बार नहीं करनी है, उसको रोटेट करना है। कभी हम उसमें शुगर केन कर रहे हैं, कभी इसमें हम मान लो ज्वार कर रहे हैं, ठीक है, मेज कर रहे हैं, इस टाइप का उसको राइस कर रहे हैं, मेज कर रहे हैं, तो रोटेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सबसे बड़ी चीज़ है कि सीड का सिलेक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि अगर सीड का सिलेक्शन अच्छा होगा तभी हमारी पैदावार भी अच्छी होगी, अदरवाइज वो अच्छी नहीं होगी। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स बिसाइड्स अदर, और फर्टिलाइजर्स का यूज़ होगा। नेक्स्ट है, अभी भी अगर इसमें बात करें तो 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इसमें रिसर्च में लगी हुई हैं ऑल ओवर इंडिया, कि किस तरीके से हमें टेक्निकल रिफॉर्म्स और आगे करने हैं। फिर है मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन जो करना है उसके लिए क्या है, मैकेनाइज्ड मीन्स मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करना, जिससे जितने मार्जिनल फार्मर्स हैं, एजेंसीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, ये सारे के सारे क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं कि मशीन्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके और प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है इसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या है, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। जो भी इंटरमीडिएटरीज मीन्स हम क्रॉप को कर रहे हैं, उसको बेचने और खरीदने के बीच में जो इंटरमीडिएटरीज है उसको खत्म करना, ठीक है, तो एबोलिशन करना। ये भी क्या है, जमींदार सिस्टम को इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में ही ये आएगा। फिर है रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेंट का क्या है कि एक रेंट कितना होना चाहिए। अब ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंडलॉर्ड रेंट ले रहा है तो उसको भी एक रेगुलेशन में लाना कि इतना रेंट इतना तक वो ले सकता है, उससे ज़्यादा जो है वो इलीगल होगा। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मीनिंग क्या है, जैसे अगर हम हिंदी में बोले चकबंदी बोलते हैं, कि उसको एक जगह पे जो डिफरेंट हमारे स्कैटर्ड लैंड है उसको एक ही प्लॉट में कन्वर्ट करना, मीन्स जगह जगह जो है जमीन उसको एक जगह लाके और एक साथ उसको इकट्ठा कर देना, उसको क्या मीनिंग है उसका, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। नेक्स्ट है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग इसके बाद क्या है, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का मीनिंग क्या है कि अगर किसी के पास ज़्यादा लैंड है, मीन्स जितना गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है अगर उससे ज़्यादा लैंड है तो वो क्या होगा, वो लैंड जो है वो गवर्नमेंट ले लेगी और गवर्नमेंट को जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, लैंडलेस लोग हैं, उनको वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी, शॉर्ट मीन्स इन स्मॉल पीसेस में उसको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए क्या है, बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो बार्गेनिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी, उससे मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी। तो नेक्स्ट है इसमें जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म्स का मीनिंग क्या है, थर्ड वन आ जाता है आपका जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म्स में क्या है कि एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। 1951 में 70% जो थी लैंड वो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन में थी, लेकिन जो अब कितनी है, लगभग नाउ इरिगेशन 45%, मीन्स अभी भी 55% जो है वो इरिगेशन की फैसिलिटीज से अवेलेबल उसमें नहीं है, अभी भी सिर्फ 45% ही इरिगेशन में है। लेकिन 1951 में कितनी थी, सिर्फ 17% ही जितनी जमीन थी या हमारी लैंड थी वो ही सिर्फ फैसिलिटीज वहाँ पे थी। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, और इसके साथ साथ क्या हुआ, क्रेडिट का भी प्रोविजन हुआ। जैसे पहले इसका प्रोविजन नहीं था क्रेडिट का, इसके साथ साथ अब क्या हुआ, क्रेडिट का प्रोविजन हुआ। डिफरेंट टाइप के जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या बैंक्स हैं, ठीक है, या कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक हो गया, नबार्ड वगैरह, इन सब लोगों ने, इन सब सोसाइटीज़ ने, इन सब इंस्टीट्यूशंस ने क्या प्रोवाइड करवाया, क्रेडिट। फिर रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी, और इसमें क्या चेंजेस क्या क्या है, रेगुलेटेड मार्केट्स। रेगुलेटेड मार्केट में जो मार्केटिंग हो रही है, जो उसको बेच रहे हैं, वो उसका एक प्रोविजन बनाया गया। नेक्स्ट है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी का मीनिंग क्या है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इतने रेट से जो कम है वो कोई भी चीज़ जो है, फसल जो है वो नहीं बिकेगी, उसको क्या बोलते हैं हम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एक ये भी उसके लिए लाया गया, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी इसको बोला गया। नेक्स्ट है अचीवमेंट्स ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स ग्रीन रेवोल्यूशन की, और इसमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या रिफॉर्म्स आए ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया। थैंक्स टू एग्रेरियन रिफॉर्म्स देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। अब जब एग्रेरियन रिफॉर्म्स आया तो उसमें बहुत बड़ा एग्रीकल्चर में मूवमेंट आया। बैकवर्ड स्टैग्नेंट जो सेक्टर इकोनॉमी का था वो डेवलपिंग सेक्टर में कन्वर्ट हो गया, और अचीवमेंट जितने भी थे वो किस में आया हमारा, इसको हमने किस नाम से जाना, ग्रीन रेवोल्यूशन। जो पहले हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या था
ग्रीन रेफर्स टू क्रॉप्स एंड रेवोल्यूशन रेफर्स टू स्पर्ट। तो दोनों को मिला के जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम इसको दिया गया। ये कब आया? 1967-68 में। इससे जो है 1967-68 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इससे लगभग 25% जो है फसल जो है, या हम क्रॉप प्रोडक्शन बोलें तो वो इंक्रीज हुआ। अब ये इसको फेज दे रखे हैं, इसमें फेज जो है मिड 60s एंड मिड 70s। मिड 60s और मिड 70s में क्या था? पहले ये क्या था? स्कोप ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन रेस्ट्रिक्टेड लार्जली व्हीट एंड रिच ग्रोइंग राइस ग्रोइंग रीजन ऑफ द कंट्री। जहाँ पे व्हीट और राइस ग्रोइंग हो रही थी, सबसे पहले वहीं पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें स्टेट कौन कौन से थे? पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। फिर 70s और 80s में, मिड 70s और मिड 80s में इसको कहाँ पे वाइड स्प्रेड मीन्स ऑल ओवर द कंट्री में लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स पे इसको एप्लीकेबल कर दिया गया, मीन्स ऑल ओवर इंडिया में इसको कर दिया गया लागू। अब इसके जो फीचर्स है क्या है? स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। स्पर्ट मीन्स क्या है कि बहुत बड़ी आगे इंक्रीजमेंट होना फसल में, जो बहुत कम था उसके कंपैरिजन वो जो प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इसमें प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट वाज एस्टिमेटेड है 3408 पर केजी हेक्टेयर इन 1819। अब कितना था ये? 3408, और ये 1951 में कितना था? सिर्फ 660। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इतना जो है इंक्रीजमेंट व्हीट में हुआ। इसी से राइस जो था कंपेयर कितना हुआ? उस समय कितना था? 665 मीन 665 था, लेकिन जो अब हुआ वो कितना हो गया? 2665। तो इस तरीके से बहुत बड़ा जो है इंक्रीजमेंट इसमें हुआ। नेक्स्ट है सब्सटेंशियल राइज इन एक्रेज। एक्रेज मीन्स एकड़ अंडर कल्टीवेशन। तो सब राइज किस में हुआ? जितना कल्टीवेशन लैंड जो है वो भी बढ़ी, मीन्स एकड़ में जो है, एकड़ जो बोलते हैं या हेक्टर बोलते हैं, वो इसमें बढ़ा। हाई यील्ड वैरायटी टेक्नोलॉजी जो है उसने रिड्यूस क्या किया? टाइम लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप। जितने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स थे उसमें गैप पीरियड जो है, पहले जो सीड्स थे वो बहुत लंबा टाइम लेते थे। पहले हम उसको सोइंग करेंगे मीन्स बोएंगे, तो हार्वेस्टिंग का और सोइंग का जो गैप था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब हाई यील्ड वैरायटीज आई या न्यू टेक्नोलॉजी आई, नए नए सीड्स आए, तो उसमें क्या हुआ कि जितने भी टाइम गैप पीरियड है वो क्या हो गया? कम हो गया। तो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एलिमिनेट द नीड ऑफ फैलोइंग। फैलोइंग का मीनिंग क्या है? को उसको अब उसमें फैलोइंग जो है उसको बंद कर दिया गया। फैलोइंग का मीनिंग क्या है कि जो लैंड लिविंग हम छोड़ रहे थे कुछ टाइम के लिए उसको फर्टाइल बनाने के लिए, तो उसको हटा दिया गया, मीन्स वो चीज़ की अब जरूरत नहीं है। वो चीज़ की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है वो टाइम जो है कम ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें नए नए खाद और नए नए बीज जो है वो इस तरीके से आ गए। नेक्स्ट था शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। जो नेक्स्ट इसका पॉइंट था कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग से हम किस में शिफ्ट हो गए? कमर्शियल फार्मिंग में। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या थी कि पहले हम अपने लिए ही कर रहे थे, सिर्फ अपने लोग आ रहे थे, लेकिन जब हाई वैराइटीज आई, टेक्नोलॉजी नहीं आई, तो प्रोडक्शन बढ़ा, तो अब इतना तो हम खा नहीं सकते अपने लिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो क्या हुआ? मार्केटिंग होना स्टार्ट हो गया, मीन्स उसको बेचना जो है वो स्टार्ट हो गया। तो जब बिकने लगे तो उसको क्या बोलते हैं हम? कमर्शियल फार्मिंग। चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, और इसके बाद क्या हुआ? फार्मर्स आउटलुक जो है वो चेंज हुआ, मीन्स उन्होंने जो कमर्शियल फार्मिंग में चेंज हुआ, जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे वो किस में चेंज हो गया? कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट है सेल्फ सफिशिएंसी जो थी, सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो जो सेल्फ सफिशिएंसी थी वो क्या हो गई? बढ़ के कमर्शियल में चली गई, क्योंकि एक्रेज जो है, एरिया जो है प्रोडक्शन का वो बढ़ गया, टाइम गैप जो है वो कम हो गया हार्वेस्टिंग और सोइंग का, इस वजह से प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया। तो ये सारे के सारे इसमें चीज़ें जो है वो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में आई। अब नेक्स्ट है गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशिएंट। लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या क्या लिमिटेशंस हैं? इसमें क्या? लिमिटेड क्रॉप्स। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया वो किस में आया? लिमिटेड क्रॉप्स में। हर किसी क्रॉप्स में ये लागू नहीं हो पाया, कुछ क्रॉप्स में ये अवेलेबल हो पाया। अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड का मीनिंग क्या है कि ऑल ओवर कंट्री में ये एकदम से लागू नहीं हुआ, कुछ एक स्टेट्स में ये ज़्यादा हुआ, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनमें रिमार्केबल जो है वो इम्पैक्ट दिखा। बट इन द ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा इम्पैक्ट वॉज रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट। इन स्टेट्स में बहुत कम जो है इसका इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन पंजाब, हरियाणा में जो है इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इसका देखने को मिला। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन।
और जो पॉपुलेशन इंडिया थी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे, इस वजह से वो इन चीज़ों का यूटिलाइज प्रॉपर से तरीके से नहीं कर पाए। और इकोनॉमिक डिवाइड, और इसने क्या किया, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इकोनॉमिक डिवाइड किया, मीन्स कैसे किया, बिटवीन रिच एंड पुअर। जो रिच फार्मर्स थे, जो जिनके पास ज़्यादा थी प्रॉपर्टी, उनको तो ये अवेलेबल हुआ, उनको लोन फैसिलिटीज़ भी मिली, सारी चीज़ मिली, बट जो स्मॉल थे या मार्जिनल फार्मर्स थे उनको लोगों को ये फैसिलिटीज जो अवेलेबल नहीं हो पाई। इस वजह से जो खाई है रिच एंड पुअर के बिटवीन जो है वो बढ़ गई। अब एक पॉइंट इसमें आता है, डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन? यस। क्या इंडिया को एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है? यस। क्यों है? क्योंकि अभी भी जो है हम बहुत ज़्यादा, जो अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो अभी भी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इस वजह से हम उस लेवल पे लाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें अभी भी एक ग्रीन रेवोल्यूशन की जो है ज़रूरत है। तो इस वजह से हमने ये चैप्टर जो है डिस्कस किया। इसमें हमने इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर किया, फीचर्स किए, लैंडमार्क प्रॉब्लम की, और कितने क्लाइमेट चेंजेस आए वो सारा का सारा हमने इसमें डिस्कशन किया। So students, you have to prepare, make notes of this chapter and revise this chapter. Thank you.